सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। भैया बहनों, पिछली बार अपन ने अध्याय 5 अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ा था। प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे इसके आगे कि भाई उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए सीधी सी परिभाषा है कि किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि एक अम्ल लेंगे और एक क्षार लेंगे, अगर इनकी दोनों की क्रिया कराएंगे तो जो अभिक्रिया संपन्न होती हैं उसे अपन उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। अब इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनते हैं। तो अब आप कोई भी अम्ल ले सकते हैं, जैसे HCl ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं HCl को, सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल ले सकते हैं। इस अम्लों के साथ कोई भी एक क्षार ले लो भले आप, चाहे KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, कोई भी एक क्षार लेंगे और जब इनकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? जल और लवण बनेगा। क्या बनेगा? जल और लवण बनेगा। जैसे कि आपकी एक क्रिया दे रखी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों को क्रिया कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, ये कहलाता है लवण, और जल बनेगा और ऊष्मा भी निकलेगी। तो इस अभिक्रिया के द्वारा अपन ये समझा सकते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब आता है कि भाई उदासीनीकरण अभिक्रिया का जो दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है। तो दैनिक जीवन के अंदर उदासीनीकरण अभिक्रिया का मुख्यतः अपाचन, चिट्ठी का डंक, मृदा का उपचार, इन सभी में उदासीनीकरण अभिक्रिया पाई जाती हैं। अगर अपन बात करते हैं अपाचन, कभी कभी अपन भोजन कर लेते हैं आवश्यकता से अधिक, हमारे पसंद का भोजन होता है और अपन क्या कर लेते हैं, अधिक मात्रा में खा लेते हैं कि चलो आनंद आ रहा है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि अपाच हो जाता है, यानी कि पचता नहीं है। तो हमारे आमाशय में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये भोजन के पाचन में हमारी क्या करता है? सहायता करता है, भोजन को पचाता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान रखना है कि आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको अपन HCl कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपाचन। जब अम्ल की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो आपने कभी अनुभव किया होगा, खट्टी खट्टी डकारें आते हैं, आती है ना, तो ये सभी HCl के कारण होती है। और कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायी भी होता है, ज़्यादा खा लेते हैं ठूस ठूस के, तो आप पता ही है, आप इधर उधर लोट पोट करते हो, लुटते हो, है ना, तो अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। तो अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम क्या करते हैं, हिंदी में जिसको अपन बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको अपन बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंटासिड। क्या बोलते हैं? एंटासिड। एंटासिड का मतलब सीधा सा अर्थ होता है एंटी। एंटी का मतलब विपरीत, है ना। तो जो विपरीत कार्य करता है, यानी कि अम्ल के विपरीत कार्य करने वाले पदार्थों को अपन एंटासिड कहते हैं, और इसके रूप में अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इसको काम में लेते हैं। तो ये अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। इस प्रकार से धीरे 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 अपाचन सही हो जाता है और अपना पेट भी सही हो जाता है। तो इस प्रकार से अपाचन की अभिक्रिया के अंदर जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो अम्ल को अपन किससे क्रिया कराते हैं? क्षार से। क्षार का मतलब है
एंटासिड लेते हैं। और कभी कभी आपने घर के अंदर भी ध्यान दिया होगा, इनो का नाम सुना ही है सबने आपने। तो इनो भी एक धीरे धीरे एंटासिड के रूप में भी कार्य करता है। तो इस प्रकार से यह अपाचन की जो अभिक्रिया है, अम्ल पेट के अंदर बन रहा है और ऊपर से अपन सार ले रहे हैं, तो अम्ल और सार क्रिया करेंगे तो जल और लवण बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्रिया उदासीन हो जाएगी, यानी कि अम्ल की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। चींटी का डंक आपने कभी कभी महसूस किया होगा। आप कभी बैठे हैं या इधर उधर खड़े हैं तो एकदम चींटी काट लेती है आपको, और आपके मुंह से आवाज़ निकलती है, ये क्या हो गया। तो क्या देखते हैं कि चींटी काटती है आपको, और कौन सी चींटी? लाल चींटी। तो लाल चींटी काटती है तो आपको दर्द महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? क्योंकि जब चींटी काटती हैं तो ये त्वचा में एक अम्लीय द्रव छोड़ देती है। क्या छोड़ देती है? अम्लीय द्रव छोड़ देती है ना। तो अम्लीय द्रव छोड़ देती हैं, और इस डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने वाला सोडा, नमी युक्त खाने वाला सोडा, क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना। या फिर अपन कैलामाइन का विलयन मलकर भी उसको उदासीन कर सकते हैं, जिसमें जिंक कार्बोनेट पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो चींटी के डंक से निकलता है, और चींटी के डंक से कौन सा अम्ल निकलता है भैया बहनों? आप जानते हैं, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, 7वीं में है, तो लाल चींटियों के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। तो ये ध्यान देना है आपको। तो ये कहलाता है चींटी का डंक। उसके बाद में आता है तीसरा और महत्वपूर्ण, आता है मृदा उपचार। मृदा उपचार का मतलब जानते हो? मृदा में भी कुछ मृदा ऐसी होती हैं अम्लीय होती है और कुछ क्षारीय होती हैं। तो अपन क्या करेंगे? रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय या फिर अत्यधिक क्षारीय है तो पादपों की अच्छी तरह से वृद्धि नहीं हो पाती है, यानी कि उपज अधिक नहीं होती हैं। और जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती हैं तो क्या करना चाहिए? जब मृदा अम्लीय है तो उसके अंदर बिन बुझा चूना जानते हो, जिसको अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। बिन बुझा चूना CaO, जिसको अपन कली पाउडर भी कहते हैं, है ना। बिन बुझा चूना, सॉरी बुझा हुआ चूना, क्षमा करना, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए? बुझा हुआ चूना, यानी कि कली को पानी में भिगोकर फिर उसको डालना चाहिए। और बुझा हुआ चूना जैसे सारकों से उपचारित किया जाता है, तो जैसे सारकों से उपचारित किया जाता है, यदि मृदा क्षारीय हो तो उसमें जैविक पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे पदार्थ जिसको अपन कंपोस्ट खाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोस्ट खाद। और मृदा में अम्ल क्या होता है? निर्मुक्त अम्ल बाहर निकल जाता है और उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। तो ये कहलाता है मृदा उपचार। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ भी अम्लीय और क्षारीय हो सकते हैं। तो करना यह है कि अनेक कारखानों के अपशिष्ट का मतलब कचरा, अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थ को अगर अपन सीधे ही जलाशयों यानी कि नदियों में डुबा देते हैं या विसर्जन कर देते हैं, तो क्या होता है कि उसमें जितने भी जीव हैं, जैसे मछली हैं या फिर अन्य जीव हैं, वो क्या करेंगे? अम्ल के कारण नष्ट हो जाएंगे। अतः कारखाना के अपशिष्ट को
जलाशयों या नदियों में विसर्जन करने से पहले क्या मिलाना चाहिए? क्षारीय पदार्थ, यानी कि उनको क्या करना है? उदासीन करना है। फिर उसको अंदर डालेंगे तो उदासीन करेंगे तो अम्ल और क्षार की मात्रा के कारण से उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी और उसके अंदर जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो नहीं मरेंगे। तो इस प्रकार से कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को उपचारित करना चाहिए। तो आज भैया बहनों अपन ने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था? उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। और इस उदासीनीकरण अभिक्रिया का दैनिक जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में पढ़ा। तो इसके आधारित मैं आपको केवल 2 प्रश्न दे रहा हूँ गृह कार्य के रूप में। पहला सीधा सा प्रश्न है कि भाई उदासीनीकरण अभिक्रिया के प्रक्रम को एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो कोई भी आप अम्ल और क्षार ले सकते हैं और उसके साथ क्रिया करके बताना है। दूसरा है कि हमारे दैनिक जीवन में पाए जाने वाले उदासीनीकरण के कोई 3 उदाहरण लिखिए। कितने उदाहरण लिखने हैं? 3। तो इस प्रकार से आपके ये गृह कार्य के रूप में 2 प्रश्न दिए मैंने। आज इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।